देखिए, समाजवाद एक शानदार विचार है, किंतु समाजवाद की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कार्ल मार्क्स मार्क्स को जानते हैं ना, इस दुनिया में दो तीन धार्मिक व्यक्तियों को छोड़ देगा, जैसे पैगंबर मोहम्मद को छोड़ दीजिए, ईसा मसीह को छोड़ दीजिए और बुद्ध को छोड़ दीजिए, ऐसे तीन चार लोगों को छोड़ दें तो ऐसा माना जाता है, जैसे टाइम मैगजीन ने शायद एक बार सर्वे करके बताया कि धार्मिक तीन चार व्यक्तियों को छोड़ दें तो आज तक के दुनिया के इतिहास में जिस व्यक्ति का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हुआ है वो कार्ल मार्क्स है। लोग कहते हैं मार्क्स फेल हो गया, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि जिस एक व्यक्ति के नाम पर दुनिया के तीन हिस्से हो गए हों, पूंजीवादी दुनिया, मार्क्सवादी दुनिया और तीसरा गुटनिरपेक्ष, तो एक व्यक्ति के नाम पर एक तिहाई देश इसको मानते हैं, एक तिहाई इसका विरोध करते हैं और एक तिहाई मानते भी विरोध भी करते हैं, वो अलग चल रहे हैं। इतना बड़ा सम्मान दुनिया के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिला है कि एक व्यक्ति की विचारधारा के समर्थन और विरोध में दुनिया बट गई हो। इस्लाम ईसाइयत का संघर्ष है, तो मैंने इससे पहले कहा कि पैगंबर को, ईसा मसीह को निकाल दीजिए अलग, बुद्ध को बाहर निकाल दीजिए, सब धार्मिक लोग हैं। धर्मों के नाम पे दुनिया बटी, ये इतिहास ने देखा है, लेकिन धर्मों का युग खत्म होने के बाद केवल एक व्यक्ति है जिसके नाम पे दुनिया बटी है, वो कार्ल मार्क्स है। और इतनी बड़ी सफलता, जो कहते हैं मार्क्स फेल हो गया, उन गधों को समझाओ कभी कि सफलता का मतलब क्या होता है। इससे बड़ी सफलता किसी की हो सकती है कि दुनिया के तीन हिस्से हो जाए उसके नाम पर। इसके बावजूद मार्क्सवाद फेल हुआ, मार्क्स फेल नहीं हुआ, मार्क्सवाद फेल हो गया। और मैं लंबे समय तक मार्क्सवाद का बहुत भारी, मतलब कहना चाहिए कि समर्थक तो क्या, लेकिन हाँ, मेरी सहानुभूति उस विचार से रही है। मुझे ऐसा लगता रहा लंबे समय तक कि ये विचार दुनिया का सबसे अच्छा विचार है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं दर्शन जब पढ़ा, 20, 30, 50 विचारक पढ़े, सबको ठीक से महसूस करने के बाद मैंने पाया कि इन सब में सबसे ठोस विचारक कार्ल मार्क्स है। आज मेरी विचारना ये नहीं है, आज मेरे विचार बदल गए, लेकिन एक समय मुझे ऐसा लगता था, फिर मुझे लगता था कि सफल क्यों नहीं हुआ। और मार्क्स की गारंटी भी थी, मार्क्स ने ये नहीं कहा था कि मैं सफल हो सकता हूँ, उसने गारंटी दी थी कि मैं सफल होकर रहूंगा। पूरा एक डायग्राम बनाया था भविष्य का कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर साम्यवाद आके रहेगा। आया नहीं कहीं भी। और मुझे ऐसा लगने लगा कि थॉमस हॉब्स कार्ल मार्क्स की तुलना में ज्यादा सफल इसलिए हुआ क्योंकि मार्क्स ह्यूमन नेचर को ठीक से नहीं पकड़ पाया, उसने ह्यूमन नेचर को थोड़ा हल्के में ले लिया, और हॉब्स ने ह्यूमन नेचर को बेस बनाया। और आप कितना भी कर लीजिए, मार्क्सवाद या समाजवाद की सबसे बड़ी समस्या है कि समानता एक महान विचार है, किंतु समानता जैसी थोपी जाती है मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और बिना मोटिवेशन के आप एक कील भी नहीं गाड़ सकते। दुनिया तो क्या उखाड़ेंगे, सारे मोटिवेशन की ऐसी की तैसी हो जाती है समानता थोपते ही। और सरकारी कार्य संस्कृति में क्या है, जैसे टेस्ट होता है आप लोगों का, समाजवादी पैटर्न पे हो, सबके नंबर बराबर आए, अगली बार टेस्ट देंगे आप लोग, कोई नहीं देगा। अब टेस्ट देने में एक प्रलोभन रहता है साक्षी जी को कि मैं हर बार टॉप करूंगी, मेरा नाम बार बार आएगा, मैं प्रसिद्ध होंगी, लोकप्रिय हो जाऊंगी, फिर मैं डीएम बनूंगी, फिर सीएम, फिर पीएम बनूंगी। और बाकी लोगों को जलन मचती है, धुआं होता है कि ये टॉप कर रही है, मैंने क्यों नहीं किया टॉप, अगली बार मैं करके दिखाऊंगी। उसके बाद रात भर पढ़ रहा है या पढ़ रही है, आंखें काली हो गई हैं, झाई पड़ गई, पढ़ते पढ़ते अंखड़ियां झाई, मतलब आंखों में झाइयां पड़ गई हैं पढ़ते पढ़ते, क्यों कि साक्षी को हराना है। ये जो मोटिवेशन है ना, ये जो मोटिवेशन है, ये सारी सफलताओं और सारी ऊर्जा के मूल में है। प्रतिस्पर्धा जब दुश्मनी बन जाए तब बुरी बात है, और प्रतिस्पर्धा और शत्रुता के बीच की रेखा इतनी पतली है कि समझदार व्यक्ति ही अनुमान कर पाता है कि मैं अभी रस्सी के इधर हूं या उधर चला गया हूं। दुश्मनी बुरी चीज है, पर प्रतिस्पर्धा वो चीज है जो आपके अंदर की सारी ऊर्जाओं को चैनलाइज करती है और आपसे वो करवा लेती है जो होशो हवास में आप भी नहीं मानते थे कि आप कर पाएंगे, वो आपसे हो जाता है। समाजवाद इस प्रतिस्पर्धा को, इस ईर्ष्या को, इस मूल मनोभाव को, स्वार्थ की मूल भावना को खारिज कर देता है। जैसी आप समानता थोपेंगे, इच्छा खत्म हो जाएगी। और भारतीय कार्य संस्कृति में क्या है कि आपका प्रमोशन इक्वल टाइम पे होगा, चाहे आप कैसा भी काम कर लें। अगर आप एक ही सर्विस में एक ही बैच के लोग हैं तो आपकी सैलरी हमेशा बराबर ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें।
और मैंने आपसे बार पहले भी कहा था कि आप आईएएस बनेंगे, आपके बैच में कई लोग बनेंगे, सब एक दिन ज्वाइन करेंगे, सबकी सैलरी बराबर होगी, कुछ जबरदस्त काम करेंगे, कुछ इतने निकम्मे होंगे, सबकी सैलरी बराबर, सबकी प्रमोशन बराबर, सब कुछ बराबर रहेगा। और कम से कम 14 साल या 17 साल 18 साल से कुछ समय पहले तक की सर्विस में सब कुछ बराबर ही रहेगा। अब नौकरी के 18 साल तक कोई ये लगातार महसूस करे कि मैं काम करता हूं फिर भी कुछ नहीं होता, और ये लोग काम नहीं करते फिर भी सब कुछ हो रहा है इनका, तो उसे काम करने का मन बचेगा या प्रोत्साहन खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। ये जो जबरदस्ती की बराबरी है। अच्छा, इसमें समस्या क्या है ना कि अगर आप कार्य की गुणवत्ता से प्रमोशन फास्ट करना चाहें तो सब्जेक्टिविटी की समस्या आ जाएगी। भाई प्रधानमंत्री तो हर कर्मचारी का मूल्यांकन करेंगे नहीं, कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, और जो भी करेगा आरोप लगेंगे कि इसने भेदभाव किया है। उन भेदभावों के आरोप से बचने का तरीका क्या है? बराबर करो। बराबर करते क्या मर जाता है? मोटिवेशन मर जाता है। क्या करें? कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा जिसमें मोटिवेशन भी ना मरे, जिसमें सब्जेक्टिविटी के डिस्क्रिशन के आरोप भी ज्यादा ना लगे, कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, अभी तो समस्या ये है, इसको मानना पड़ेगा। तीसरी बात है कि हमारी जो कार्य संस्कृति है उसमें अत्यधिक सुरक्षा है। थैंक्स टू मोदी जी, वो सारी सुरक्षा खत्म करने में लगे हुए हैं आजकल कर्मचारियों की। लेकिन मोदी पूर्व युग में, मानव सभ्यता के मोदी पूर्व युग में, देखिए सभ्यता के इतिहास के दो ही चरण हैं, मोदी पूर्व, मोदी पश्चात। इतिहास में तो यही होने वाला है। नोस्ट्राडामस ने कहा था, और अभी तो छोड़िए, तो ये होने वाला है। पहले क्या था, सरकारी कर्मचारी ना एक आर्टिकल संविधान का याद रखते थे, 311 है, और आर्टिकल प्रस्तावना तक याद नहीं होती उनको, लेकिन आर्टिकल 311 याद रहता सबको, क्योंकि 311 में लिखा है, जिसका भाव ये है कि बिना पर्याप्त सुनवाई का मौका दिए सरकार किसी भी व्यक्ति को सेवानिवृत्त नहीं कर सकती है।